Hello guys and welcome back to this amazing channel. Finally this is our first video of our competitive programming series. तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा राघव सर का, तो वहां पर उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक सीपी सीरीज चैनल में. सो या दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज. तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि सीपी क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हम सीपी क्यों पढ़ते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और सीपी और डीएसए के बीच में क्या डिफरेंस है. तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे. साथ में इस पूरी सीरीज से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, हम कहां से कहां तक चीजें कवर करने वाले होंगे, प्लस हम किस तरीके से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हमारा क्या रोड मैप होगा रिगार्डिंग सीपी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. पर या आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल. सो गाइज, माय नेम इज अभिनव अवस्थी and I will be your mentor and instructor throughout this CP series. I'm currently working as a software engineer at Zeta DirectEye and I've previously worked with LinkedIn. अगर मैं अपनी CP profiles की बात करूं तो I'm a 5-star on CodeChef, I'm an expert on Codeforces and I'm also a ICPC regionalist with a rank of 57. So these are some of my CP achievements. मैं आपको बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से CP पढ़ाने वाला हूं. तो हमारी जो भी वीडियोस आएंगी वहां पर जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग पढ़ेंगे. तो अगर आप एक ऐसे बंदे जिसको कुछ नहीं आता है सीपी के बारे में कि भाई होता क्या है ये सीपी, इसमें कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सारी चीजें हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से डिस्कस करेंगे. तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपको बहुत प्रो होना है कोडिंग में या आपको बहुत ज्यादा चीजें आनी चाहिए कोडिंग में या डीएसए में तभी आप इस सीरीज से स्टार्ट करने वाले हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम बिल्कुल बेसिक से खुद स्टार्ट करेंगे. अगर मैं बात करूं सबसे पहला सेक्शन सीपी होती क्या है, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. तो यार देखो, वैसे तो अगर आप गूगल में आके सर्च करोगे ना कि व्हाट इज सीपी, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे. सब लोग बोलते हैं कि यार सीपी इज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट वेयर मल्टीपल स्टूडेंट्स कम्पीट ब्ला ब्ला. तो मैं वो नहीं बताने वाला हूं आपको. मैं आपको बहुत ही क्लियर भाषा में समझाता हूं कि सीपी क्या होती है. तो यार हम सब जेई दे के आ रहे हैं ना कॉलेज में, हम सब ने जेई एग्जाम दिया हुआ है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू कॉलेजेस, राइट. तो जेई में क्या होता था, जेई एग्जाम में बहुत सारे बच्चे थे जो एक पर्टिकुलर एग्जाम में पार्टिसिपेट करते थे एंड कम्पीट करते थे टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेजेस, राइट. ये हमने किया हुआ है. तो हमने ऑलरेडी, अगर आप देखो तो हमने ऑलरेडी सीपी कर रखी. सीपी मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो जिस तरीके से आपने जेई में बहुत सारे बच्चों के बीच में कम्पीट किया था ना, सिमिलरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहां पर भी बहुत सारे बच्चे फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं और उसमें कम्पीट करते हैं, ठीक है. तो ये एक पॉइंट हो गया. सीपी क्या होता है, जहां पर बहुत सारे बच्चे एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं और वो कम्पीट करते हैं. अब कम्पीट क्यों करते हैं भाई, ठीक है, जेई में तो हमने कॉलेज में के लिए किया था. तो कम्पीट इसलिए करते हैं कि लेट्स से अगर आप एक कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हो और आपने बाकी बच्चों से अच्छा परफॉर्म किया तो आपको कुछ रेटिंग्स मिलती हैं, आपको कुछ अचीवमेंट्स मिलती हैं उस पर्टिकुलर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में, जो आपके लिए बाद में काफी हेल्पफुल होती हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज. यू कैन राइट दैट इन योर रिज्यूमे, ठीक है. अब बात आती है कि ठीक है अभिनव, मैं इतना समझ गया कि सीपी में कॉन्टेस्ट होते हैं, हम उसमें पार्ट लेते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. बट ये प्रॉब्लम्स होती कौन सी हैं, लाइक ये तो डीएसए प्रॉब्लम ही होती है ना, तो हम इसको सीपी क्यों बोलते हैं, ये डीएसए क्यों नहीं है. हाँ, तो सीपी और डीएसए में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं. अगर आप देखो, अगर आप एक सीपी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हो ना, तो सीपी कॉन्टेस्ट में भी आपको डीएसए प्रॉब्लम्स ही मिलती हैं, बट उसमें कुछ छोटे से डिफरेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं लीड कोड की बात करूं, तो जब आप लीड कोड में डीएसए सॉल्व करते हो ना, तो वहां पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, एक प्रॉब्लम है टू सम, ठीक है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड टू सम इन लीड कोड, जहां पर आपको एक एरे दे रखी होती है और आपको एक टारगेट दे रखा होता है. अब आपको उस एरे में से दो नंबर्स निकालने होते हैं जिनका सम उस टारगेट के इक्वल है. तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होती है और आपको उसे इंप्लीमेंट करना होता है, उसका अप्रोच सोचना होता है. दैट इज व्हाट वी डू इन लीड कोड. बट अगर मैं सीपी की बात करूं, अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करूं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. सीपी में क्या होता है ना कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक स्टोरी फॉर्मेट में आते हैं. वो काइंड ऑफ एक स्टोरी होती है उनके पीछे, जिससे आपको मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सट्रैक्ट करना होता है. जिसमें आपको एग्जांपल देता हूं, अगर एक सेम टू सम क्वेश्चन है ना, अगर एक कोड फोर्सन में आता तो कैसे आता, आपको डायरेक्टली नहीं बोलते वो लोग कि एक एरे दे रखी है उसमें से आपको दो नंबर निकालने हैं. नहीं, वो आपसे बोलते हैं कि एक एलाइस है, एक बॉब है, एलाइस के पास एक एरे दे रखी है, बॉब के पास एक नंबर है. अब एलाइस को क्या करना है कि एलाइस को उस एरे से दो नंबर निकालने हैं जिनका सम बॉब के नंबर के इक्वल हो.
ठीक है। तो सेम क्वेश्चन एक तरीके से, बट आपको वहां पर एक स्टोरी फॉर्म कर दी गई, एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको सेम क्वेश्चन बताया जा रहा है, राइट। इसलिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं सीपी के वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं डीएसए से, एंड नॉट जस्ट दिस थिंग, ये तो एक पार्ट है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जो प्रॉब्लम्स होते हैं सीपी के वो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें डीएसए से। कैसे? बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, सीपी के प्रॉब्लम्स में इन सिंगल प्रॉब्लम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं। लेट्स से डीएसए में क्या होता है, मोस्टली प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम है तो उसमें हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे होते हैं या हम एक डीपी यूज कर रहे होते हैं, बट जो सीपी के प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक हायर लेवल पे होते हैं। हो सकता है एक प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च प्लस डीपी दोनों यूज हो रहा हो सकता है एक प्रॉब्लम में आपको ग्राफ के साथ में कोई और बड़ा एल्गोरिथम यूज करना पड़े, राइट। तो इस वजह से जो सीपी के प्रॉब्लम्स होते हैं ना थोड़े से ज्यादा एडवांस लेवल के होते हैं इन टर्म्स ऑफ डीएसए। बट स्टिल आप बोलोगे अभिनव यार मुझे तो अभी बहुत बेसिक आता है, तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट है सीपी स्टार्ट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट थिंग इज गाइस, आपको कुछ बहुत बड़ा एडवांस नहीं आना चाहिए अगर आपको सीपी से स्टार्ट करना है, क्योंकि सीपी के भी जो बेसिक लेवल से क्वेश्चंस होते हैं ना वो उसमें बेसिक डीएसए ही यूज हो रही होती है। तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपको सीपी स्टार्ट करनी है तो अभी आगे जाके हम लोग वैसे और डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, पर फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना, फॉर एग्जाम्पल C++, जावा या पाइथन, तो आप सीपी को स्टार्ट कर सकते हो। हमारे इस कोर्स में हम सीपी को C++ से करने वाले होंगे। तो अगर आपको C++ का एक बेसिक नॉलेज भी है ना कि इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, लूप्स कैसे वर्क करती हैं, इफ एल्स कैसे वर्क करता है, फंक्शंस क्या होते हैं, तो यह गुड टू गो। इतनी ही नॉलेज सही होती है आपको सीपी के लिए, क्योंकि बाकी सब तुम लोग डिस्कस करने वाले हैं ही है ना सीरीज में, हम पढ़ने वाले हैं पूरा सीपी को स्टार्ट से, ठीक है। इवन हम इस वीडियो के एंड में जो भी प्रीरिक्विजिट है टू स्टार्ट सीपी, C++ बेसिक्स, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, राइट। अब यार नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि सीपी इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई शुड वी डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो यार सीपी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप एक अच्छी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो और अगर आप एक अच्छी रैंकिंग्स होल्ड करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आई एम अ 5 स्टार ऑन कोडसेव, एक्सपर्ट ऑन कोडफोर्सेस, तो अगर आप सीपी प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी रैंकिंग होल्ड करते हो ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, जो आपकी सीपी स्किल्स है वो बहुत अच्छी हैं। तो इसका आपको एडवांटेज मिलता है एट द टाइम ऑफ रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। तो जब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो जिन लोगों की सीपी स्किल्स अच्छी होती है ना, वो कंपनीज जो है उन बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं। सेकंड थिंग है इंटरव्यूज में भी, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो इंटरव्यूअर को और बताते हो कि आप एक सीपी प्लेटफॉर्म में आप अच्छी रेटिंग पे हो, तो वहां पर भी आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाता है टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, राइट। तो ये कुछ चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें डीएसए की, तो कि इंटरव्यूज में आपको सीपी क्वेश्चंस ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, सीपी लेवल क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था कि स्टोरी फॉर्म होती है। तो मोस्टली जो सीपी लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो हमें ऑनलाइन असेसमेंट में, ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स में देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो ओए में डेफिनेटली सीपी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ओए भी एक तरीके का क्या होता है, ओए में भी आप लोग मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं सो दैट वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाए, राइट। और वो सेम चीज होती है सीपी में भी। तो अगर आपने सीपी पहले से कर रखी है, अगर आपने पहले से सीपी में कॉन्टेस्ट दे रखे हैं, उसमें प्रैक्टिस कर रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ओए में भी आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ओए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे आपको सीपी हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल से कि इंटरव्यूज में भी इनडायरेक्टली सीपी का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि अगर आप सीपी कर रहे हो ना, अगर आप हाई लेवल की चीज कर रहे हो, तो आप जो बेसिक डीएसए क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो आपके लिए और इजी हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप एक बहुत डिफिकल्ट लेवल की चीजों को सॉल्व करोगे तो जो इजी मीडियम है ना, वो तो आपको ऑलरेडी आसान लगने ही लगेगी, ठीक है। तो ये मैंने खुद पे ऑब्जर्व किया है कि मैं पहले लीड कोड करता था, फिर मैंने कोड फोर्सेस करना स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग ऑन कोड फोर्सेस, और जब मैं दोबारा लीड कोड पे आया ना, तो मुझे लीड कोड काफी आसान लगने लगा, क्योंकि जब आप एक ऑलरेडी आप हायर लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, कोड फोर्सेस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो आपको लीड कोड उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। तो ये एक और एडवांटेज है कि अगर आप सीपी करते हो तो ओए में, ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स में आपको एक एडवांटेज मिलेगा, प्लस आपको लीड कोड में भी उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली सीपी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। टॉप कंपनीज की बात करें, गूगल, मेटा, जो भी टॉप कंपनीज है, उसमें आप देखोगे मोस्टली जो लोग होते हैं वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में उनकी अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं, बिकॉज जो कोडिंग नोट्स होते हैं इन कंपनीज के, उनमें काफी हद तक सीपी लेवल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। सो दैट इज वन थिंग, सीपी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो गाइस फाइनली आई थिंक इट्स अ गुड काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया अबाउट आवर सीरीज। तो फाइनली थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि पहली बात, हमारी सीरीज का रोड मैप कैसे होने वाला है, हम क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम किस तरीके से टॉपिक्स को कवर करेंगे।
आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और फाइनली हम लास्ट में C++ का जो भी बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रीरिक्विजिट है बिफोर स्टार्टिंग विद सीपी सीरीज, हम उसको भी कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आई थिंक गाइस आपको अब काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है और वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब डिस्कस करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या एजेंडा होने वाला है इस वीडियो का। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग हमारा रोड मैप डिस्कस करेंगे कि हमारी पूरी सीपी सीरीज में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट है आपको इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट ही है, वो मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद में हम लोग C++ के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सीपी के लिए, हम उसको भी पढ़ने वाले होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और साथ में मैं आपको फ्यूचर प्लान क्या है हमारा और किस तरीके से हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीपी स्टार्ट करेंगे, मैं उसके बारे में बात करूंगा, राइट। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द रोड मैप फॉर आवर सीपी सीरीज, दैट हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और कहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए या सीपी को स्टार्ट करने के लिए आपको एक अच्छे लेवल का डीएसए आना चाहिए या आप बहुत प्रो होने चाहिए कोडिंग में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हर एक टॉपिक को बिल्कुल स्क्रैच से ही समझने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो भी सीपी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि कोड फोर्सेस, एड कोडर, हम उसका एक वॉक थ्रू लेंगे और हम समझेंगे कि इन प्लेटफॉर्म्स में कॉन्टेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, आप कैसे पार्ट ले सकते हो इन कॉन्टेस्ट में और किस तरीके से आपको रेटिंग अलॉट होती हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके बाद में हम जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो सीपी को, फॉर एग्जांपल एरेज और स्ट्रिंग, हम उनकी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एरे स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स लीड कोड पे या किसी और प्लेटफॉर्म में सॉल्व करे होंगे, पर हम देखेंगे किस तरीके से सीपी में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टेंट्स का और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या रोल होता है सीपी में, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिकॉज जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो वो किस टाइम कॉम्प्लेक्स सॉल्व करनी चाहिए, उसमें कौन सी अप्रोच यूज होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। इसके बाद में हम लोग आफ्टर डूइंग द बेसिक्स विल बी स्टार्टिंग विद सम ऑफ द वेरी स्पेसिफिक सीपी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी नंबर थ्योरी बेसिक्स की। नंबर थ्योरी कुछ नहीं है, ये बेसिकली मैथ्स है, जो मैथ्स होते हैं हमारी डीएसए में, जैसे प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टोरियल, थोड़ा और हाई लेवल में सीपी में नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपने बहुत सारे सुने हुए गेम थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं कि दो लोग हैं वो कुछ गेम खेल रहे हैं, आपको बताना होता है कौन उस गेम को जीतेगा, कौन उस गेम को नहीं जीतेगा अगर हम ऑप्टिमली खेलें। तो वो कुछ गेम थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम सॉल्व करने वाले होंगे। उसके बाद में हम सॉर्टिंग सर्चिंग के भी बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, सॉर्टिंग सर्चिंग ऑन आंसर, बाइनरी सर्च, टर्नरी सर्च, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उसके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि इस पूरे सीपी सीरीज में हमारा जो फोकस होगा वो होगा प्रैक्टिस में। हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, बिकॉज जो सीपी है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे तो अगर आप देखो ना तो सीपी में डीएसए के ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि सीपी जो है वो डीएसए का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, उसमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। जो चीजें हम लोग डीएसए में पढ़ते हैं वही चीज हमारी सीपी में भी यूज होती है, बस एक थोड़ा एडवांस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से यूज होती है। तो डीएसए तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा या आप पढ़ रहे होगे, डीएसए के लिए हमारी एक सेपरेट सीरीज ऑलरेडी चल रही है कॉलेज वाला चैनल पे। सीपी में हमारा जो एजेंडा रहेगा वो सीपी लेवल के क्वेश्चंस, कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में रहेगा, राइट। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम कुछ ग्रीडी के प्रॉब्लम्स और जो डिफरेंट टेक्निक होती हैं, लाइक 2 पॉइंटर्स टेक्निक होती है, यू मस्ट हैव हर्ड। तो 2 पॉइंटर्स क्वेश्चन कैसे होते हैं सीपी में, फिर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होती है, फिर हमारे पास बहुत सारी, फिर हमारा हैशिंग होती है। इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस पे। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, इनके क्वेश्चंस भी होते हैं सीपी में, तो हम वो डिस्कस करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। ये करने के बाद में हम थोड़ा और एडवांस सीपी की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ट्रीज को पढ़ेंगे, हम ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के मल्टीपल पैटर्न सॉल्व करने वाले होंगे, और साथ में लिटिल और एडवांस में अगर जाए हम लोग तो हम रेंज क्वेरी प्रॉब्लम, सेगमेंट ट्रीज जो होता है और जो एडवांस स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, हम उसे भी एक लेवल पे कवर करने वाले होंगे। सो ये हमारा पूरा एक रोड मैप रहेगा सीपी का। अगर आप देखो तो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, फ्रॉम the walkthrough of the CP platforms, from the starting of the fundamental concepts, we'll be going forward with the advanced of CP। और जितनी भी टॉपिक्स हैं ये हम लोग 10 से 12 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करने वाले होंगे।
और ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे, राइट। तो ये तो हमारा रोड मैप है फॉर द सीपी सीरीज। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पहले से आना चाहिए इस सीपी सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक हम लोग अभी इस वीडियो के आगे पढ़ने भी वाले हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है यार कि कोई बहुत बड़ा प्रीरिक्विजिट नहीं, मैं आपको पहले ही बता दिया। एक बेसिक सा प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कि C++ भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, और कुछ लोग पाइथन में भी सीपी करते हैं। वैसे मैं आई विल नॉट रिकमेंड कि आप पाइथन से सीपी करो, क्योंकि पाइथन सीपी के बहुत सारे रिसोर्सेज भी नहीं है प्रेजेंट ऑनलाइन। बट अगर आप ऑलरेडी पाइथन में कोड कर रहे हो, अगर आपने पाइथन पढ़ी हुई है फॉर AI/ML और आप सीपी करना चाहते हो, तो आप स्टार्ट भी कर सकते हो। तो आपको पहली बात तो इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। बट हमारे जो ये सीपी सीरीज है उसमें हम लोग सीपी विथ C++ करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में मैं C++ के थ्रू कोड और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, तो हमारे पूरे सीरीज में तो C++ यूज होने वाली है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं सीपी स्टार्ट करने के पहले, तो बेसिक ये यार कि आपको बेसिक इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए कि आप एक लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट कैसे कर सकते हो। फिर आपको लूप्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि लूप्स कैसे होती है, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्विच केस, ये सब कैसे वर्क करते हैं। फिर आपको फंक्शंस कैसे होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एरेज, डायनेमिक एरे, स्ट्रिंग, ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आपको आने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर लेट्स से आप C++ में कोड कर लो तो आपको STL की थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे STL में सेट्स होते हैं, मैप होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, आप एक एरे को सॉर्ट कैसे करते हो, रिवर्स कैसे करते हो, ये बेसिक फंक्शनैलिटीज भी आपको आनी चाहिए। अगर आप जावा में कोड कर लो तो आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क आना चाहिए, राइट। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक प्रीरिक्विजिट है जो आपको आना चाहिए बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू दिस सीपी कोर्स। तो इनमें से जो मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं वो मैं अभी इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूं। बट अगर आपको अभी तक बिल्कुल भी नहीं आता C++, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि C++ होता क्या है, या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑलरेडी कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे एक वन शॉट वीडियो अवेलेबल है। देयर इज अ वन शॉट वीडियो अवेलेबल ऑफ C++, जिसमें राघव सर ने C++ को बिल्कुल बेसिक से और पूरा C++ का टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। वो वीडियो कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आप जाके C++ का वन शॉट वीडियो देख लो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आके आप इस सीपी सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो। बट फॉर देम जिन्हों थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, जिनको C++ होता क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो उनके लिए मैं इस वीडियो के आगे जस्ट आफ्टर दिस स्लाइड आई विल बी स्टार्टिंग विद कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं C++ के, जो कि हम लोग सीपी में यूज करने वाले होंगे, मैं उसका एक बहुत ही ब्रीफ रिवीजन आप सबको दूंगा, सो दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हमारी प्रॉपर सीपी सीरीज स्टार्ट कर लें, राइट। तो दीज आर सम प्रीरिक्विजिट दैट आई विल टेल यू। तो या फाइनली लेट्स स्टार्ट विथ आवर C++ basics, the concepts of C++ that are highly important and required for starting CP. So let's start with that. तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीपी स्टार्ट करने के लिए। इनपुट आउटपुट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, देन एरेज एंड स्ट्रिंग्स, dynamic arrays, vectors, sets and maps, and some other important functions of STL, right? So ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग सीपी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको बिल्कुल C++ ना आती हो, आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना हो, तो आप स्टिल हमारी वन शॉट वीडियो देख सकते हो कॉलेज वाले यूट्यूब चैनल के लिए। बट अगर आपको सिर्फ एक रिवीजन चाहिए हो, एक हेडसअप चाहिए हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है C++ फॉर सीपी, तो आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हो। अमेजिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट कैसे लेना होता है सीपी में, और मैं आपको अपना VS कोड का सेटअप भी दिखा देता हूं। तो आई होप गाइस यू ऑल मस्ट हैव VS कोड, राइट। तो हम लोग भी VS कोड ही यूज करने वाले होंगे थ्रू आउट आवर सीपी सीरीज, और अभी इस वीडियो में भी। तो VS कोड में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो मैं यूज करता हूं फॉर सीपी। सबसे पहले तो आई विल बी यूजिंग द C++ STL library, every C++ code of my file. I will be using this C++ STL library. So I will be including the bits std package, which contains almost all the methods of STL library, right? तो मैं ये यूज करने वाला हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज मैं एक एक्सटेंशन यूज करने वाला हूँ, विच इज दिस CPH judge, और वी कैन से CP
कम्युनिटी प्रोग्रामिंग हेल्पर इसका नाम है। इसमें क्या होता है ना इस एक्सटेंशन में कि आप टेस्ट केसेस ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोग लीड कोड में नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर हमें एक इनपुट दिया होता है और हमें एक एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया होता है। मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें वो एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलना चाहिए, राइट। तो सिमिलरली कोड फोर्सेस में क्या होता है, वहां पर क्या है ना कि आपको ये एक्सपेक्टेड आउटपुट इनपुट वाला सीन नहीं होता है, क्योंकि जो आई विल से जो यूआई होता है ना ये सीपी प्लेटफॉर्म्स की, वो उतनी अच्छी नहीं होती है लाइक हाउ लीड कोड की है, राइट। तो उसके लिए हम लोग मोस्टली कोड को जो है वो लोकल में ही रन करते हैं और वहां जाके सबमिट करते हैं हमारे सीपी प्लेटफॉर्म में। तो उसके लिए जब हमें टेस्ट केस को रन करना होता है ना, वहाँ पर मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं, तो उसके लिए मैं इस एक्सटेंशन का यूज करता हूँ। तो आपको सिंपली वो यहाँ पे मिल जाएगा, आप बस सर्च करना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आप सर्च करोगे ना तो देखो फर्स्ट सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द एक्सटेंशन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब इसको इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, वेन एवर यू विल ओपन अ C++ कोड, आप इसको भी ओपन कर सकते हो और साथ में आप वहां पर जो भी इनपुट आउटपुट लिख सकते हो। तो अभी जब आई विल रन दिस कोड, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैं इसका यूज कर सकता हूं इस CPH का, ठीक है। तो वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना विद द इनपुट एंड आउटपुट, राइट। तो गाइज हाउ डू वी टेक इनपुट इन C++ एंड हाउ वी कैन आउटपुट समथिंग इन C++। तो हमारे पास मेनली दो चीजें होती हैं, दो फंक्शंस होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज Cin। तो Cin is actually used for taking input, I hope you all know, and second is Cout that we use for taking output, right। तो हम Cin फंक्शन का यूज करते हैं फॉर टेकिंग इनपुट ऑफ अ वेरिएबल इन C++ और हम Cout का यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग समथिंग एज द आउटपुट इन C++। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां देखोगे इस क्वेश्चन में, तो यहां पर मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिया हुआ है, इंट मेन इज अ बेसिक फंक्शन, और यहां पे मैंने एक लिखा हुआ है Cout हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला हूं। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी इसमें कुछ इनपुट या आउटपुट एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, तो आई विल नॉट यूज दिस CPH, आई विल सिंपली यूज दिस रन करने के लिए सिंपल रन कोड। तो आई विल रन दिस कोड एंड यू विल सी यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मिल गया बेसिक। तो जो Cout फंक्शन होता है उसके थ्रू आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। अगर लेट्स से मुझे इसके नीचे अपना नाम प्रिंट करना है तो आई विल से Cout अभिनव अवस्थी, राइट, और मैं प्रिंट कर सकता हूं। अब यहाँ पे देखोगे कि जब ये हेलो वर्ल्ड और अभिनव अवस्थी प्रिंट हुआ तो सेम लाइन में प्रिंट हुआ है, बिकॉज हमने लाइन नहीं चेंज की है। तो जो Cout फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट लाइन चेंज नहीं करता है। इफ यू वांट टू चेंज द लाइन, हमारे पास दो तरीके होते हैं, आइदर यू कैन यूज दिस एंड एल फंक्शन। तो इफ यू यूज एंड एल, वो आपका नेक्स्ट लाइन में मीन्स वो लाइन चेंज कर देगा। तो क्या होगा आप देखो, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद में लाइन चेंज हो गई एंड देन अभिनव अवस्थी इज प्रिंटेड, राइट। और आप एंड एल की जगह आप एक चीज और यूज कर सकते हो विच इज /n। सो दिस इज ऑल्सो कैन बी यूज फॉर चेंजिंग द लाइन एंड आई मोस्टली प्रीफर दिस /n ओनली बिकॉज दिस इज फास्टर देन द एंड एल फंक्शन, ठीक है। तो इफ आई विल रन दिस, still you can see it is printed in the same format, right। so this is what happens, how we can take output in C++। अब मैं बात करता हूं कि कैसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं किसी नंबर का C++ में। तो फॉर टेकिंग इनपुट बहुत बेसिक चीज है कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेरिएबल और लेट्स से वी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड नेम एंड वी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड एज। तो मैं दो वेरिएबल हमारे पास में, नेम और एज, और हमें उनका लेट्स से इनपुट लेना है। तो हम सिंपल कर सकते हैं sin नेम एंड एज। तो सिंगल लाइन में हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स का इनपुट ले सकते हैं और जब हम ये इनपुट देंगे बिना कंसोल में तो आई विल गिव देम एज टू डिफरेंट वैल्यूज विद अ स्पेस। तो सिन फंक्शन क्या करता है कि वो पहले नेम का इनपुट ले लेगा फिर एज का इनपुट ले लेगा एंड देन इफ आई वांट आई कैन प्रिंट देम। लेट्स से आई एम सेइंग नेम लाइक दिस where the name is printed, the variable is printed, and then let's say I will change the line, okay, and after that I will say age, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग जो ये एक्सटेंशन है ना हमारा CPH कम्युनिटी प्रोग्रामिंग हेल्पर, हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो इस एक्सटेंशन में दो चीजें देनी पड़ती हैं बिफोर रनिंग द कोड। पहली चीज हमें अपना इनपुट देना पड़ेगा ऑब्वियसली कि हम क्या इनपुट ले रहे हैं हमारे फंक्शन में। तो अब देखो हम लोग हमारे फंक्शन में एक नेम का इनपुट ले रहे हैं और एक एज का इनपुट ले रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इनपुट में आई विल फर्स्ट राइट माई नेम अभिनव एंड आई विल राइट माई एज लेट्स से 30 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो
अब हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट भी देना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं भी देते हो तब भी काम चल जाएगा, बट हम लोग जब भी कोई सीपी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे हमें एक इनपुट दिया होता है और हमें एक एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चेक करने के लिए कि हमारा जो कोड है वो सही आंसर दे रहा है कि नहीं। राइट, हम सिंपल ऐसे भी रन कर सकते हैं, बट अगर आप देखो इस वाले केस में हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए? हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए कि जब मैं अभिनव नेम दे रहा हूं तो उसे प्रिंट करना चाहिए नेम कोलन अभिनव, और नेक्स्ट लाइन मुझे प्रिंट करना चाहिए एज कोलन 30, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम गिविंग हियर। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये सही इनपुट आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस टेस्ट केस को रन कर लूंगा यहां पर, और अब देखो ये टेस्ट केस पास हो चुका है। पास होने का क्या मतलब है कि हमने जो एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया था वही आउटपुट हमारे प्रोग्राम ने भी दिया है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन, ये टेस्ट केस पास हो चुका है। सो दिस इज व्हाट वी डू इन केस ऑफ सीपी ऑल्सो। तो अभी जब हम लोग हमारी पहली वीडियो में जब हम लोग कोड फोर्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि कितना हेल्पफुल होता है ये एक्सटेंशन सीपी के प्रॉब्लम्स में यूज करने के लिए। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। I hope this is how we can take input and output in C++ and it is clear to you, right? Now moving forward, let's see that how we can have the understanding of control statements. So guys, basic 3 control statements होती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, right? The first is we have if else statements. Okay, first is if else statements. Okay, second statement that we'll discuss is are the switch cases and ternary operators. ठीक है, तो ये 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम बेसिकली यूज करते हैं C++ में टू कंट्रोल आर प्रोग्राम। अब जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोग्राम लिखना है जहां पर आप नेम और एज का इनपुट ले रहे हो, जो कि मैंने भी लिखा था। ठीक है, कि भाई मैंने अपना नेम का इनपुट लिया था, मैंने अपना एज का इनपुट लिया था, तो ये तो हमने समझ लिया कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अब ये चीज कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए हमने ये बोला कि भाई आप ऐसा करो कि आप ये देखो कि अगर बंदे की एज जो है ना वो अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू 18 है, ठीक है, तो आप प्रिंट कर दो कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है फॉर एग्जाम्पल। और अगर बंदे की एज लेस देन 18 है तो आप ये प्रिंट कर लो कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नॉट एलिजिबल है। सिंपल। ठीक है, अगर एज उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है, अगर उसकी एज लेस देन 18 है मींस वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सिंपल सा फंडा हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करें? तो यहां पे रोल आता है इफ एल्स स्टेटमेंट्स का, जहां पर हम लोग एक प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं कि किस कंडीशन पे क्या आउटपुट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं फॉर बिकॉज दिस इज अ सेपरेट। तो दिस इज द फाइल जहां पे हमने इनपुट एंड आउटपुट समझा। राइट, सो दिस इज द फाइल आई विल से फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब एक नई फाइल बनाते हैं जहां पर हम लोग समझेंगे दैट हाउ वी कैन यूज इफ एल्स स्टेटमेंट्स। राइट, तो कैसे करेंगे इसको? तो हमें पता है कि हाउ वी कैन टेक इनपुट ऑफ अ नेम एंड इनपुट ऑफ अ एज। अब हमें क्या करना है, हमें एज की बेसिस पे ये प्रिंट करना है कि कौन सा बंदा एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। राइट, तो आई विल सिंपली से दैट कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कि अगर जो एज आपको इनपुट मिली है अगर वो 18 से बड़ी या ग्रेटर है तो मैं क्या प्रिंट कर सकता हूं? तो मैं प्रिंट कर सकता हूं सी आउट नेम, जो भी नेम है, और आगे इज एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और अब मैं अगर एल्स पार्ट लिखूं तो एल्स पार्ट में क्या होना चाहिए? अगर उसकी एज लेस देन 18 है, सिंपल है, इज नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब देखते हैं ये कोड कैसे काम करेगा। तो इसके लिए भी हम लोग CPH हेल्पर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लेट्स से इनपुट में दे रहे हैं अभिनव और लेट्स से एज दे रहे हैं 20। तो देखते हैं इसके लिए क्या आउटपुट आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दे रहा हूं, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो देखो यहाँ पे उसने जो है टेस्ट केस को फेल दिखा दिया। फेल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रोग्राम फेल हो गया, हमारा प्रोग्राम चल गया, हमारे प्रोग्राम ने आपको आउटपुट दे दिया, पर हमने क्योंकि एक्सपेक्टेड आउटपुट में कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा रिसीव आउटपुट से मैच नहीं हो रहा है। इस वजह से
उसने फेल दिया हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आया है, आउटपुट आया है अभिनव इज एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। वाई? बिकॉज मैंने जो एज दी थी वो 18 से बड़ी थी। मान लो मैं यहाँ पे एज देता हूं 15। अब इसको रन करते हैं। नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग अभिनव इज नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये एक चीज होती है विच वी कैन यूज विथ इफ एल्स, राइट। इफ एल्स लेटर होती है, और भी बहुत सारे कंडीशंस आप लगा सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कि फॉर एग्जांपल आपको एक बंदे का नेम दिया गया, आपको एक बंदे के ग्रेड्स दे रखे हैं। ग्रेड्स मतलब उसके मार्क्स दे रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स आपको उस बंदे के ग्रेड बताने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको एक बंदे के मार्क्स का इनपुट दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 90 हैं तो आप प्रिंट करो एक्सीलेंट, ठीक है। अगर उसके मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 70 हैं तो आप प्रिंट करो गुड। अगर उसके मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 40 हैं तो आप प्रिंट करो फेयर। और अगर उसके मार्क्स अगर उसके मार्क्स लेस देन 40 हैं तो आपको प्रिंट करना है बैड, राइट। तो इस तरीके से आपको ग्रेड्स प्रिंट करने हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो यहां पर कहने यहाँ पे एक इफ एल्स लेटर का यूज होगा, बहुत सारे इफ एल्स कंडीशंस का यूज होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक काम करो, टेक 2 seconds एंड सी दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। take 2 minutes and think of how we can solve this problem. If you have the basic knowledge of C++, you will be easily able to solve this problem. हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, what we will do is कि हम सबसे पहले तो एक int marks ले लेंगे और marks का input ले लेंगे, right? अब क्या करेंगे, अब I will write if marks are greater than equal to 90, then what I will write? I will write Cout excellent. ठीक है। सिमिलरली आई विल राइट एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 70, आई विल से इट्स गुड। नाउ एल्स इफ द मार्क्स आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 40, आई विल से फेयर, एंड एल्स आई विल से बैड। So this is what we will do with this, right? With this if else statement. तो अब let's run this code. तो for example मैं अभी मार्क्स दे देता हूं 100, okay, 100 let's say. तो रन करते हैं। तो अब देखो आपका आउटपुट आ गया एक्सीलेंट, राइट। अब अगर मैं मार्क्स यहां पे देता हूं फॉर एग्जाम्पल 50, तो क्या आना चाहिए, फेयर। या अगर मैं मार्क्स देता हूं 10 तो आ जाएगा बैड, राइट। तो बेसिस ऑफ द मार्क्स जो इनपुट में लिए गए हैं आपको आउटपुट मिल रहा है, राइट। सो गाइस वी आर जस्ट गोइंग थ्रू अ बेसिक रिवीजन ऑफ C++। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप इफ यू आर समवन जिससे बिल्कुल C++ नहीं आता है, उसे बहुत डिटेल में C++ पढ़ना है, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप जाकर वन शॉट की वीडियो देख सकते हो जो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। दिस वीडियो is just so that आपको एक रिवीजन मिल जाए of the concepts that we'll be using in CP in competitive programming from our next video. Okay, amazing. तो ये तो हो गया if else statements. अब आते हैं हम लोग next topic पे, which is the next control statement that we use is the switch case. क्या? Switch case. So let's see how we can use switch case and when do we use it. So guys switch case हम तब use करते हैं when we have different operations, we have to do different operations on the different value of a particular variable. Let me tell you example. तो फॉर एग्जाम्पल आप सबको एक बहुत बेसिक से मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप सबने जब कस्टमर केयर में कॉल करते हो ना, जब आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो, ठीक है, तो आपसे बोलती है कि ओके प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, राइट, प्रेस 2 फॉर हिंदी, लेट्स से प्रेस 3 फॉर गुजराती, ओके, and press 4 for let's say Marathi and press 5 for like other or let's say other। और अगर इसके अलावा कोई इनपुट आता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो बोलेगा कि इनवैलिड इनपुट है, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू का इनपुट लेना होता है और उस वैल्यू की जो वैल्यू है उसे फिर उसके बेसिस पे आपको कुछ आउटपुट देना होता है। अगर वैल्यू 1 है तो इंग्लिश, वैल्यू 2 है तो हिंदी, 3 है तो गुजराती, 4 है तो मराठी। तो आप ये काम वैसे तो इफ एल्स से भी कर सकते हो। देखो जो ये तीनों कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टॉपिक्स होते हैं ना, इफ एल्स, स्विच केस और टर्नरी, इनसे जो काम होते हैं वो आप तीनों से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि नहीं जो काम स्विच केस से हो रहा है वो इफ एल्स से नहीं हो सकता है, या जो काम टर्नरी से हो रहा है वो इफ एल्स से नहीं हो सकता है, बट हमने बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट
अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं कि अगर हमें सिर्फ इक्वलिटी चेक करनी है कि भाई अगर एक नंबर 1 है तो इंग्लिश हो जाए, 2 है तो हिंदी हो जाए, इस केस में हम स्विच केस का यूज इजीली कर सकते हैं। पर जहां हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आ जाती हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, वहां पर हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं, बिकॉज वहां पर हम लोग स्विच केस का यूज नहीं कर सकते हैं। स्विच केस का यूज सिर्फ इक्वलिटी के लिए होता है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू 1 के इक्वल है तो ये कर दो, 2 के इक्वल है तो ये कर दो, ठीक है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इनपुट ले लूँ कि भाई किस नंबर का इनपुट लिया गया है, इफ आई विल जस्ट टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ओके, तो देखते हैं कि बेस्ड ऑन द इनपुट क्या क्या रिजल्ट आएगा। तो व्हाट विल हैपन हियर दैट इफ आई विल राइट स्विच नंबर, ओके, अब स्विच केस में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस बनते हैं। लेट्स से आई हैव रिटन केस वन, ठीक है। तो केस 1 में क्या होगा कि अगर आपका इनपुट 1 आया है तो क्या करना चाहिए, वो आप केस 1 करने लिखते हो। फिर से मैंने बोला अगर इनपुट 1 आया है तो आप करोगे सी आउट इंग्लिश, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका इनपुट आया है केस 2 तो आप लिखोगे हिंदी, केस 3 तो लेट्स से आप लिखोगे मराठी, ठीक है। और लेट्स से हमारे पास 3 ही ऑप्शन है और ऑप्शन नहीं है। अब मान लेते हैं यूजर ने अगर 1 2 3 के अलावा कुछ और इनपुट किया है तो वो जाता है डिफॉल्ट केस में, और वहां हम प्रिंट कर सकते हैं इनवैलिड, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है कि जब भी आप किसी एक केस का इनपुट लिख रहे हो तो उसके बाद में आपको ब्रेक कंडीशन भी लगानी होती है, बिकॉज अगर आप ब्रेक का यूज नहीं करोगे तो वो केस स्टॉप नहीं होगा, वो जो केस है वो नेक्स्ट केस में भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट के बारे में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो दिस इज वन थिंग, लेट्स रन इट। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहीं से रन कर देता हूं। तो लेट्स से आई एम गिविंग माई नंबर एज 2, रन करते हैं। तो अब देखिए आपको इनपुट मिल रहा है हिंदी, ओके, इंग्लिश की मैंने स्पेलिंग लिखी है, ओके। लेट्स से आई एम एंटिंग 1, तो अब देखिए आपको मिल रहा है हिंदी, इंग्लिश। पर मैं अगर इनपुट करता हूँ लेट्स से 5 तो आपको आ जाएगा इनवैलिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्विच केस का यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इज एक्चुअली कंट्रोल स्टेटमेंट इज एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर्स। व्हाट? टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो लेट्स सी दैट हाउ वी कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर्स। सो ternary operators guys are nothing but they are just the compact version of writing a if else statement। तो जब हमें हमारी if else statement को एक सिंगल लाइन में लिखना होता है ना तो वहां पर हम यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक एज दे रखी है, मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, ठीक है। और इस एज के बेसिस पे आपको लिखना है कि बंदा एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, एज यू नो। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इफ एज इज ग्रेटर एन इक्वल टू 18, तो आप प्रिंट कर दोगे लेट्स से एलिजिबल, ठीक है। एल्स आप प्रिंट कर दोगे नॉट एलिजिबल। यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। रन करते हैं इसको। तो अब देखो इस केस में क्या था कि एज 10 थी तो आपको नॉट एलिजिबल आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होगा कि अगर आपने एज ज्यादा दे रखी है, मान लो 20 दे रखी है, तब देखते हैं तो देखो एलिजिबल प्रिंट हो गया, ठीक है। पर ये आपने एक प्रॉपर इफ एल्स लूप लिखी हुई है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सेम चीज इन सिंगल लाइन भी कर सकते हो यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, यस इट इज पॉसिबल। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे यहां पर हमारा आंसर क्या है, यहां पे हमारा आंसर है एलिजिबल या फिर नॉट एलिजिबल। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग रिजल्ट, ठीक है। और इस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे टर्नरी ऑपरेटर में एक कंडीशन होती है, जो कंडीशन हम लोग चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो जो वैल्यू होगी वो यहां पे जाएगी, वैल्यू 1। कॉलन मीन्स एल्स वैल्यू 2। तो होता क्या है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वैल्यू 1 हमारी रिजल्ट को असाइन हो जाएगी, वैल्यू 1 हमारी रिजल्ट को असाइन हो जाएगी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, तो हमारी वैल्यू 2 हमारे रिजल्ट को असाइन हो जाती है। लेट मी शो यू एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं लेट्स से दैट स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू एज ग्रेटर एन इक्वल टू 18, ये हमारी कंडीशन है। तो आई हैव रिटन एज ग्रेटर एन इक्वल टू 18
क्वेश्चन मार्क एलिजिबल, मतलब अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो एलिजिबल, एल्स आई विल राइट नॉट एलिजिबल, एल्स आई विल राइट नॉट एलिजिबल, एंड देन आई विल प्रिंट द रिजल्ट। तो आप यहां भी देखोगे कि जब एज 20 है तो आपको एलिजिबल प्रिंट हो रहा है, और अगर एज लेस देन 18 होगी तो नॉट एलिजिबल प्रिंट करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टर्नरी ऑपरेटर में हम लोग वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहां लिखते डायरेक्टली कि भाई इस चीज को सी आउट कर दो तो रॉन्ग हो जाता, बिकॉज यू कैन ओनली राइट वैल्यूज हेयर विच आर असाइंड टू अ वेरिएबल, you cannot write a statement here. That is the one important thing which we have to consider there, right? So guys, ये तीन basic control statements हम use करते हैं. First that we discussed was if else statement, second is switch case, third is ternary operator, right? I will again tell you that we are just having a brief revision of these concepts which are actually important, and that we'll be using later on in our series. अगर आपको इन डेप्थ में इनकी नॉलेज चाहिए हो तो यू कैन चेक आउट आवर वन शॉर्ट वीडियो ऑफ C++ which is already present in the channel, because we are not discussing about C+ in the detail. Our agenda is to discuss about competitive programming, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? अमेजिंग. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So now let's discuss about loops in C++. So guys, why loops are used? What's the use of loops, right? So in programming, loop is a command that repeats a set of instructions until a specific condition is met. So for example, that you have some particular operation and you want to execute that operation up to some number of times or up to until a specified condition is met. In that case, we use loops, right? So we basically have three types of loops in C++. First, we have the for loop, okay? Then we have the while loop, okay? And then last, we have the do while loop, okay? So now let's discuss about these three types of loops in C++. The first is for loop. How can we execute a for loop? Let me take. So let's take a new file for loop, okay? .cpp. So what happens in for loop? We first of all write for, then first we write a initialization. So in for loop, the syntax is like that: we write for, then we initialize our iterator, then we write the condition, and then we write the updation. Okay, that is what we do in case of loop. So for example, if this is a for loop, I will write for int I is equal to 0, let's say, then I less than 10, I plus plus. Okay. And now let's say I am printing C out I. So what will happen? This loop will start from 0 and it will execute up to less than 10. So the values from 0 to 9 will be printed. Okay. Let me show you an example. So you can see the values from 0 to 9 are printed. Okay, values from 0 to 9 are printed, right? This is what that happens basically in this this file. Okay, now that is one thing. Next thing that we will discuss is basically while loop. In while loop, we don't have the initialization and updation part. We have it, but it is not the part of the loop. So in while loop, what we do, we initialize the variable that we are using before it. For example, I am saying int j is equal to, let's say, some number. Okay, and then I am saying while j is greater than 0. So in while, we just have the updation. We just write while and we write the condition. So if you will see here, the iterator is defined above the while loop, condition is within the while loop, then we write the logic. So let's say I am getting the last digit of the number from here. I am printing that last digit. So here I will change the line. Okay. And after that, let's say I am updating the value of j by dividing it by 10. Okay. That is what we are doing here. So let's see that how this will work. So when I will run, you will see all the digits of this j will be printed in the reverse order. So first 5, 4, 1, 2, 3. So we are printing all digits of this j one by one, right? This is how the while loop is working. Now what happens in do while loop?
Do while loop, guys, is very similar to while loop. The only difference in do while loop is that it executes at least one time. It executes at least one time. Let me give you an example. So for example, I am saying int k is equal to 0. Okay. And I am saying while k is greater than 0, you have to print k. Okay, let's say. And then you have to divide k by 10. This is what your agenda is, right? So if you will see here in this case, this loop will never be executed. Why? Because the condition is k should be greater than 0. But k is 0. So it will not execute. It will fail here only. Okay. But if I will write the do while loop, na guys. If I will write do, then the condition, then while. So do while loop is something that executes at least one time. So in this case, first this do condition will happen. It will print the value of k. It will update the k and then it will check for the condition. So at least one it will run, and then if the condition is failed, it will not run. So if I will run it, you will see at least once the value of k is being printed here, which is 0. Right? So this is how, guys, the for loop, the while loop and the do while loop actually works, right? So I will replace the name with loop itself like this. Okay, amazing. So guys, this is how the loops are there in C++. Okay, next topic was functions. So what is function, guys? Function in C++ is a block of code that performs a specific task and can be called upon multiple times. अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं that functions are basically reusable block of code. ठीक है, तो कुछ बार क्या होता है कि हमें एक किसी सेम ऑपरेशन को बार बार यूज करना होता है, तो उस कोड को बार बार लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. लेट मी गिव यू एग्जांपल. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है ना, मैं एक नया फंक्शन बनाता हूं, तो फंक्शन डॉट cpp. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूं. ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने आपसे बोला है कि भाई आपके पास 4 नंबर्स हैं. ठीक है, और आपको उनका एवरेज निकालना है. तो आप क्या करोगे, तो मैंने कहा आपके पास 4 नंबर्स है, इंट ए है, आपके पास बी है, सी है और डी है. आपको उनका एवरेज निकालना है. ठीक है, तो आप बोलोगे अपना बहुत इजी है, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4. ठीक है, और मैं उस एवरेज को प्रिंट कर दूंगा. ठीक है, बहुत इजी है. तो जब मैं इसको रन करूंगा तो सिंपल इसका एवरेज यहाँ प्रिंट हो जाएगा. बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये सेम ऑपरेशन, ये एवरेज वाला ऑपरेशन आपको बहुत बार करना है, तो बार बार सेम फॉर्मूला लिखना इज नॉट गुड. एवरेज तो एक छोटी चीज है, मैं आपको कुछ बड़ा बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, तो आप बोलोगे अपना बहुत ईजी है, मैं एक फॉर लूप लिख लूंगा. ठीक है, 1 से लेके 10 तक की, और मैं प्रिंट कर दूंगा नंबर्स को. बहुत बेसिक है. ठीक है, चलो, और फिर लेट्स से मैंने लाइन भी चेंज कर दी. ठीक, तो आपने कहा रन कर लिया, चलो, तो 1 से 10 नंबर प्रिंट हो गए. अब मैंने कहा आपको ये सेम चीज 4 बार करनी है, तो आप बोलोगे अभिनव मैं 4 बार लूप को लिख लूंगा और मैं इसको रन कर लूंगा. बट क्या ये सही तरीका है? नहीं. आप सेम चीज को 4 बार क्यों लिख रहे हो? यहाँ पे कोड रिडंडेंसी आ रही है, सेम कोड बार बार डुप्लीकेट हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है. पता आप इसके लिए क्या कर सकते हो? अब इसके क्या कर सकते हो, आप एक फंक्शन लिख सकते हो. मैंने बोला एक फंक्शन लिखो, void print numbers, जो जैसे 2 नंबर्स लेगा, int a और int b, और वो एक लूप में a से लेके b तक के सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा. तो आपने क्या, आपने एक जनरलाइज फंक्शन लिख लिया. तो जब भी आपको नंबर्स को प्रिंट करना है 1 से 10 तक, कहीं से कहीं तक भी, किसी भी रेंज में नंबर आपको प्रिंट करने हैं, तो आप बार बार लूप लिखने की जगह आप सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, और अब उसमें जो भी पास करना, मैंने पास किया 10,20, मतलब ये 10 से लेकर 20 के नंबर्स को प्रिंट कर देगा. मेरे को और भी कुछ प्रिंट कराना है, लेट्स से आई एम गिविंग
5,40। तो एक हमने सिंपल फंक्शन बना लिया, हमने एक कोड ऑफ ब्लॉक बना लिया, ब्लॉक ऑफ कोड बना लिया, जिसको कि हम लोग बार बार रीयूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द फंक्शन इज। तो फंक्शन का हम लोग बहुत यूज करेंगे थ्रू आउट आर सीपी सीरीज, राइट। अब इसमें अगर आप चाहो तो आप फंक्शन में को रिटर्न भी कर सकते हो। मान लो आपको 2 नंबर का सम चाहिए, तो सिंपल ले सकते हो वॉइड सम ऑफ नंबर्स। आप 2 नंबर ले सकते हो इंट a कॉमा इंट b, ठीक है, और आप रिटर्न कर सकते हो a प्लस b को। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। देयर आर मल्टीपल वेज गाइस हाउ फंक्शंस कैन एक्चुअली बी क्रिएटेड। ओके, एरर क्यों आ रहा है? Okay, sorry. So return type is actually int here. Here the return type will be int. So the function has a specific syntax basically. So as I said, for learning in more detail, you can check out the one shot video. But how we write a function in C++? We first of all write the return type. Okay. Then we write the function name. Then in the bracket we write parameters of that function. Then inside it we write the body of the function, and then we write the return statement of whatever we wanted to return. So this is what we do in a function, and return also works as a terminating condition in the function, right? That is what happens. बढ़िया, that is one thing. अब इसके बाद the next topic that we need to discuss is arrays and string. So guys, as I told, arrays and string is something that plays a very important role, because array string दो बहुत ही basic data structure हैं जो बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं इन आई विल से सीपी में भी और पूरे डीएसए में यूज होते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग एरेज कैसे डिफाइन करते हैं, एरे होते क्या है। तो एरे बेसिकली एक कॉन्टिन्यूस डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो अगर हमें कोई सिंगल वैल्यू स्टोर करने होते हैं तो हम सिंपली एक इंटीजर यूज कर लेते हैं, हम सिंपली एक कुछ भी वेरिएबल यूज कर लेते हैं। बट अगर हमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम लोगों को एरे क्रिएट करनी पड़ती है। एरे कैसे क्रिएट होती है इन C++? एरे क्रिएट करने के लिए सिंपली लिखते हैं डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज जो हम स्टोर करने वाले हैं, उसके बाद हम लिखते हैं एरे का नाम, नेम ऑफ द एरे, देन इन द ब्रैकेट वी राइट द साइज ऑफ द एरे। So this is what we do. We write data type, array name, and then square bracket we write the size of the array. And array जो होती हैं उनका size fixed होता है, उनका size fixed होता है। Means we can only have a fixed sized array. We cannot change the size of the array. We can only have the fixed size array. That is one important thing about arrays, right? So let's see how we can create the array. So for example, let me create a for array, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? तो हम एरे को कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आई विल टेक द साइज ऑफ द एरे विच इज n, ओके, देन आई विल क्रिएट द एरे। So you can see that here I have first taken the size of the array which is n, then I have taken the I've created an array of integers of size n, array of integers of size n, okay, amazing, बढ़िया। now next काम में क्या करना है, we need to discuss कि array create कैसे होती है। तो for example अगर हमने array का size दिया है 5, तो क्या होगा कि इस तरीके से एक ब्लॉक क्रिएट होगा which will have 5 different sections, 0 1 2 3 4। तो you can see 5 sections बन जाएंगे और every section has a index which start from 0, so 0 1 2 3 4, ये A आ रहा है। Okay, now if you want to assign the values to this array, you can simply assign. You can say ARR of 0, let's say, is equal to 5. So what will happen? Here 5 will be stored. Let's say if you want to make ARR of 4 equal to 3, तो क्या होगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। And if you want, you can also take input of the array. How you can take the input? So you can iterate through all the indexes of the array. Indexes कैसे निकालते हैं? We get the indexes from 0 till n-1. So I will have a loop starting from 0 and I will go to n-1. I will go to n-1 and for each index I will take input of the array element. So
Means first the 0 index is taken as input, then first, then second, then third, then fourth. This is how all the indexes of the array is being taken input, and then it will be stored in this array. Now let's say I want to find the sum of all the elements of this array. So I will simply take the sum variable. Okay, I will again iterate through the whole array, and in that sum variable I will add all the elements of the array and I will print it. That's it. ठीक है. So now let's execute this program using this, because we have an input here. So I will give, let's say, 5 as the size of the array. Then I will give 5 inputs. So you can see if we are giving this as the input, what should be the output? The output should be actually, I think, 17, because 17 is the sum. Okay, let's see. Okay, 14. Okay, sorry, 14. 14. So 14 is the sum. So you can see that our test case is passed. We are getting our sum as 14. So this is how, guys, we are first getting the size of the array, then we are creating an array of that size, then we are creating an array of that size, and then we are taking the input of the array and we are finding the sum of the array. So this is how we create an array in Python. Also, in C++. Also, if you want, you can sort the array. So for sorting the array in C++, what we can do, I will show you here. So to sort the array in C++, you can use the sort method, and you can write arr, comma arr plus n. This means that this array will be sorted for all the n elements, and then if you want, you can print this sorted array. Cout arr of I. Okay, so means after this, the sorted array like this will also be printed. Let's see. Oh, is the sorting not clear? Like how it is getting 2? Or okay. I think we changed it somewhere. No. Why it is giving output as 1, 2, 3, 4, 4? Are we changing the elements of the array somewhere? Then why? Okay. So we are going up to n minus 1 here. We have to go up to this now. That at the time of input I did that wrong. Yeah, now it's fine. And now the sum is also 17. That is what I think we had the problem. Sorry guys. So in the previous case, I think I made here n minus 1. That is what is making the problem. Now I think it's fine. So sorry for that. The sum is 17, and after sorting, the array will be like this. Yeah, so you can see this is how the array will become after sorting, and this will be the sum of the array, right? So this is how, guys, we can take input of the array, we can find the sum, and we can also sort the array and then print it, right? Also, one very important thing in arrays. So now what we will do here is that we will also discuss one more thing, how we can find length of an array in C++, because for finding length of array in C++, it is very difficult. Why? Because we don't have an inbuilt function. So guys, there is a function called size of. There is a function called size of in C++, which gives the size of a particular variable. So if I will say size of arr of 0, so you will see that what it will do is it will basically print the size of the integer. So you can see, okay, I have to print it here. So you can see it is getting 4 as the output. Why 4 is the output? Because each element of this array is an integer. So it is telling the size of the integer, which is 4 bytes. But if I will get the size of this whole array, so can anyone tell me what will be the size of the whole array? So size of the whole array will be 20. Why 20? Because the whole array contains 5 integers. So because the whole array contains 5 integers, so the size of the whole array is 20 and size of each element is 4. So in case of finding the length of the array, what I can do, I can just divide the size of the whole array with the size of its each element, and that will give its length, which in this case is 5. You can see, right? So means if you want to get the size of an array, the simple method is do size of arr divided by size of arr of 0. Okay, this is how you find the size, because there is no inbuilt method for it. Okay, I hope you understand.
So guys, this is what array in C++. We saw how we can sort it, we saw how we can find the size, how we can iterate, how we can take input and all of that. Okay. Next thing is strings. Okay. So next is string. So guys, string is also a kind of a array, but array of characters. तो string क्या होती है? String is basically array of characters, or we can say collection of characters. So whenever you have to store any word, any name, any sentence, let's say I'm saying Abhinav. So this is basically what a string is. ठीक है, तो here also indexing is there. If you want, you can get a specified index. Let's say I'm saying Abhinav as the name. So if I want, I can print a specific index of this Abhinav. So let's say I'm saying name of 0. So it will print A. If I want, I can also, so strings in C++ are mutable. So I can change the specific value also for that, right? So if you will see, I have changed this name of 3. So I will be replaced by Y. Okay, this is what happens. Now how we can sort the string and how we can reverse a string. So guys, for sorting a string and for reversing a string, it is very similar to how we do in vector, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे. So if you want to sort a string, you simply write name sort name dot begin comma name dot end. So this is how we can sort a string. And if you want to reverse the string, you can reverse it using the reverse operator. तो आप देखोगे कि जब मैं sort और reverse कर रहा हूं, तो let's see what's the input I am having, what's the output I am having. तब देखो पहले तो हमारी string sort हो जा रही है, okay, and then वो reverse हो जा रही है. तो means वो basically descending order में सॉर्ट हो रही है. ठीक है, तो सॉर्ट फंक्शन और रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं. और जब भी हमें स्ट्रिंग को सॉर्ट करना होता है इनके बेसिस पे, तो हम नेम डॉट बिगिन नेम डॉट एंड लिखते हैं. नेम डॉट बिगिन का मतलब क्या होता है? ये होते हैं आइट्रेटर्स इन एसटीएल. हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. जब मैं बोलता हूं नेम डॉट बिगिन, मतलब वो स्टार्ट की इस स्ट्रिंग की बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा. एंड व्हेन आई से नेम डॉट एंड, तो वो इस स्ट्रिंग के एंड तक जाएगा. दिस इज व्हाट हैपेंस. तो मतलब वो पूरी स्ट्रिंग को सॉर्ट करेगा. और रिवर्स मतलब वो पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा. हम इन आइटरेटर्स को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, वो लोग आगे हमारे प्रॉब्लम्स में समझेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, राइट. तो दीज आर बेसिक स्ट्रिंग्स जो हम सी प्लस में यूज करते हैं, राइट. तो दैट इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरेज एंड स्ट्रिंग को चाहिए होगी. बाकी जब हम लोग हमारी सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पर आपको बेटर क्लियरिटी भी मिलेगी. ओके, so now let's discuss about dynamic arrays, which are vectors in C++. So guys, these vectors, sets and maps that we will discussing now, they all are part of STL in C++. What is STL? STL means standard template library, right? So this is a library in C++ that contains multiple, containers, that contains multiple algorithms and iterators in C++ that we use, right? So some of the important containers like vectors, sets and maps is something that will be discussed in this particular video, right? So starting from very first thing, vectors. What are vectors? Guys, vectors are basically dynamic arrays. Okay, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारी नॉर्मल अरे होती है ना, जो हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, इस एरे में हमें एक साइज पास करना पड़ता है. और ये एरे एक फिक्स साइज की होती है. फिक्स साइज मतलब आपका जो साइज है वो चेंज नहीं हो सकता है. इट इज ऑफ फिक्स साइज, है ना. बट कभी कभी क्या होता है कि हमें एरे क्रिएट करनी होती है और हमें उसका साइज पता ही नहीं होता कि भाई हमें किस साइज की एरे क्रिएट करनी है, राइट. तो उस केस में क्या होता है कि हमें डायनेमिक साइज की एरे क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि होते हैं वेक्टर्स, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम वेक्टर्स को कैसे क्रिएट करते हैं इन सी प्लस प्लस और क्या क्या फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं वेक्टर्स के उसे एक्सेस करने के लिए, राइट. सो इफ यू विल सी, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल ऑफ वेक्टर्स .cpp, राइट. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वी विल बी यूजिंग वेक्टर्स. ओके,
तो फॉर यूजिंग वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास stl लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट होनी चाहिए, std bits std पैकेज जो ऑलरेडी इंपोर्टेड है. नाउ टू क्रिएट अ वेक्टर द सिंटैक्स इज that we write vector, then in this bracket we give the data type. Here we give the data type, for example int, then we give the vector name. This is what happens in case of vector. So I will simply write vector int v. So what will happen, a blank vector will be created, and now if we want we can put values in this vector. So how we can put the values in the vector? To put the value we use a function called pushback. So pushback is a function that is used to push values in the particular vector, for example like this. Now how can we iterate a vector? The first thing is that we can simply iterate the vector with the indexing, just like we do in case of array. जैसे हम लोग array में indexing करते हैं ना, similar type of indexing also we can do in vectors. But if you want, you can also use a for each loop to iterate in a vector like this. So this is one way of iterating in a vector. I will change the line. Okay. So you can see it is okay. Range auto. There is some warning given to you, but yeah, the values you can see printed. Okay. So 3 to 7 is printed. Nice. And the other thing that you can do here is that you can also use a simple iteration where you can start from index number 0 and you can go up to the vector size, v dot size. Okay. And then also you can print the vector just like array. So here vector actually works just like array. The only thing is that it is of dynamic size where we can add values and remove. So means when we create a vector, a default vector is created. For example, a default is created. Then when I do dot pushback, that means we are adding values in that vector. And when I do pop back, means we are popping the values from the vector. Okay, that is what we do with the vector. Okay, makes sense. Now moving forward, there are some more functions that we use the vector. One is pop back. Just like pushback is used to add a value at the last, pop back function is actually used to pop the value from the end. So you can see after doing this, the remaining output is 3, 2 and 3, 2 because we added 3 to 7 where 7 is popped up, right? Now guys, there is very important point that how we can sort the vector and reverse the vector. So sorting the vector and reversing the vector is a topic which is very similar to how we do in case of string. तो हमने string में कैसे पढ़ा था? String में हम लोग vector को कैसे sort करते थे? We use sort v dot begin comma v dot end. ठीक है. And similarly we have reverse v dot begin v dot end. ठीक है. तो ये चीज हम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी. ठीक है. You can see here. अब इसमें आप बोलोगे कि अभी ना व्हाट इज दिस बिगिन और एंड. तो बिगिन एंड क्या होता है ना कि जो आपके कंटेनर्स होते हैं सी प्लस प्लस में, उसमें फॉर एग्जांपल आपका ये जो वेक्टर था कुछ इस तरीके से था कि आपने सबसे पहले उसमें 3 ऐड किया, फिर 5, फिर 9, फिर 2, फिर 7 और फिर आपने 7 को पॉप बैक कर दिया. तो बेसिकली 3, 5, 9, 2 इसमें ऐड हो गया, राइट. तो जब मैं बोल रहा हूँ v डॉट बिगिन, तो जो डॉट बिगिन है वो बेसिकली एक एड्रेस पॉइंटर होता है जो कि आपके वेक्टर की फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा है. और जो एंड होता है वो मोस्टली लोग सोचते हैं कि वो लास्ट वैल्यू को पॉइंट आउट करता है, बट ऐसा नहीं है. वो लास्ट वैल्यू से एक आगे पॉइंट आउट करता है. तो जो बिगिन है वो यहाँ पे करता है, एंड लास्ट में करता है. तो जब मैं बोल रहा हूँ सॉल्ट v डॉट बिगिन को v डॉट एंड, तो मीन्स वो बिगिन से लेके एंड के एक पहले तक सॉल्ट करेगा. ठीक है. एंड सेम फॉर द रिवर्स, कि वो पूरी वेक्टर को रिवर्स कर लेगा. और ये सेम पॉइंटर्स का हम लोग यूज करते हैं गाइस इंसल्ट करने के लिए भी. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि v डॉट इंसल्ट v डॉट बिगिन कॉमा 10. ये मैं सॉर्टिंग के बाद में ऐड करता हूं. तो आप देखो यहां पर कि v डॉट बिगिन में एक न्यू नंबर 10 ऐड हो जाएगा, मतलब स्टार्ट में यहां पे एक 10 ऐड हो जाएगा. और अगर मैं लिखता हूं v डॉट बिगिन प्लस 2, तो बताए क्या होगा कि ये v डॉट बिगिन है प्लस 2, इसके 2 इंडेक्स बाद में वो नंबर ऐड हो जाएगा. यू कैन सी.
लेट्स मैं इसको कर देता हूँ 12। तो यहां आप देखो कि वो नंबर जो था हमारा, वेट लेट मी अगेन रन इट, हाँ वो हमारा 2 इंडेक्स बाद में ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो ये आइट्रेटर्स होते हैं डॉट एंड डॉट बिगिन, उसका यूज करके हम लोग एक स्पेसिफिक पोजीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। एंड सेम वर्क्स फॉर फाइंड, सो देयर इज अ मल्टीपल फंक्शंस। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हम लोग उसमें कई फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये हमारा वेक्टर्स बेसिस होती है कि वेक्टर को कैसे इनपुट लेते हैं। इनपुट आप सिंपली अरे करके ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो वेक्टर में कुछ इनिशियल वैल्यूज भी डिफाइन कर सकते हो। मान लो मैंने कहा कि आपको एक 5 साइज का वेक्टर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे वेक्टर का साइज भी दे सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस 5 साइज के वेक्टर की कुछ डिफॉल्ट वैल्यू हो, तो आई कैन गिव 5, 10। तो इसका मतलब है कि एक 5 साइज का वेक्टर क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हर वेक्टर में हर इंडेक्स पे 10 एक डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी, जो कि आपको बाद में यहाँ पे मिल भी जाएगा प्रिंट होने के बाद। ठीक है, कि बीच में दीज डिफॉल्ट वैल्यूज आर एडेड, राइट। तो कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं इन केस ऑफ वेक्टर, राइट। अब हम बात करें अगर मैप और सेट की, तो गाइज मैप और सेट का आपको बेसिक नॉलेज में भी आपने पहले पढ़ा हो। तो मैप क्या होता है? मैप इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी स्टोर की वैल्यू पेयर्स, राइट। सो मैप इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी स्टोर की वैल्यू पेयर्स इन C++, राइट। तो और सेट्स क्या होते हैं? सेट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन where elements are stored in sorted and unique manner। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट क्रिएट करता हूं, सेट इंटीजर st, राइट। और मैं सेट में कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करता हूं, लेट्स से 10, ठीक है। उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल 7, ठीक है। ये क्या हो गया? It is giving some error, I'm not sure, let me take a vector। So do we have to include set separately? Okay, so I think in this std package it was not the part of that, so I'm including separately। वैसे होता है, but maybe in my compiler there is some setting which is having that problem, right? So I will say st dot again insert, let's say 20। तो अब देखो यहाँ पर कि मैंने कुछ 5 वैल्यूज का पे इनपुट किया है, जिसमें मैं 10 को 3 बार इनपुट किया, 7 को 20 को इनपुट किया, राइट। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, इस सेट को सिंपली फॉर ईच लूप यूज करके अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो आप एक चीज देखोगे कि पहली बात तो जो वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड मैनर में प्रिंट होंगी। ओके, st होगा यहाँ पर, सॉरी। Oh, I have used the square bracket. Wait, yeah. हाँ, तो यू कैन सी फर्स्ट थिंग इज कि जो वैल्यू स्टोर हो रही है ना हमारे मैप में, हमारे सेट में, वो पहली चीज तो क्या होती है कि जो सेट में हमारी वैल्यूज होती हैं, सो दैट वैल्यूज आर स्टोर्ड इन सॉर्टेड मैनर। तो आप देखो यहाँ पर कि जो वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड मैनर में स्टोर हुई, 7, 10, 20। एंड सेकेंड थिंग इज कि डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं हो रही हैं। आपकी जो वैल्यूज हैं, अगर आप सेम वैल्यू को दोबारा इंसर्ट कर रहे हो तो वो स्टोर नहीं हो रही हैं। ये पहली चीज हो गई। तो जो सेट होता है C++ में, 3 तरह की चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूं। जो सेट्स होते हैं C++ में, उसमें क्या होता है, सेट में क्या होता है कि वैल्यू सॉर्टेड और यूनिक वे में स्टोर होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड सेट के बारे में। किसके बारे में? अनऑर्डर्ड सेट के बारे में। अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है? तो गाइस अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है? इन एन अनऑर्डर्ड सेट जो हमारी वैल्यू स्टोर होती हैं, वो वैल्यूज सॉर्टेड मैनर में नहीं होती हैं बट यूनिक होती हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल। तो दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ अ ऑर्डर्ड सेट, मतलब सिंपल सेट जिसमें कि यूनिक भी है और वैल्यू ऑर्डर्ड भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 को 2 बार ऐड कर दूं तब भी वो एक बार ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, यू कैन सी।
ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, मैं सेम एक st2 सेट ले लेता हूं, st2, और उस st2 में मैं सेम वैल्यूज पुश करता हूं, सेम वैल्यूज, राइट। और मैं क्या करता हूं कि मैं इस st2 को एक अनऑर्डर्ड सेट बना लेता हूं। व्हाट? एक अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है, आई थिंक या वी हैव टू इंक्लूड दैट सेपरेटली। वैसे बिट्स एडिटिंग में सब कुछ पार्ट होता है, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ माई एडिटर आई हैव टू इंक्लूड इट सेपरेटली। नाउ लेट्स रन इट। तो अब देखो कि डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है आपका, कि जो आपका ऑर्डर्ड सेट था उसमें जो आपकी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं वो एक सॉर्टेड मैनर में प्रिंट हो रही हैं। देखो 7, 10, 20, तो एक सॉर्टेड मैनर में आपकी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अनऑर्डर्ड सेट की, तो वहां पर जो आपकी वैल्यूज है वो सॉर्टेड नहीं है, वो एक रैंडम मैनर में प्रिंट हो रही है, बट आपकी वैल्यूज यूनिक है। तो ऑर्डर्ड सेट में क्या होता है कि वैल्यूज सॉर्टेड प्लस यूनिक होती हैं। अनऑर्डर्ड सेट में आपकी वैल्यू यूनिक तो होती हैं बट सॉर्टेड मैनर में नहीं होती। नेक्स्ट आपका आता है मल्टी सेट। मल्टी सेट, अब मल्टी सेट में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल मल्टी सेट का भी ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने एक st3 ले लिया, st3, और st3 में क्या डिफरेंस है कि st3 एक मल्टी सेट है, इट इज अ मल्टी सेट। मल्टी सेट का डिफरेंस क्या होता है कि इसमें आपकी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, बट और सॉर्टेड भी होती हैं। मतलब सेट में क्या था कि सॉर्टेड वैल्यू होती है, यूनिक होती हैं। अनऑर्डर्ड सेट में क्या था कि सॉर्टेड नहीं होती है बट यूनिक वैल्यूज होती हैं। मल्टी सेट में यूनिक नहीं होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती हैं बट सॉर्टेड होती हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस इन मल्टी सेट। चेक कर लेते हैं, तो यहां पे लिख लेता हूं एक बार, ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी अनऑर्डर्ड सेट की हैं। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यूज हैं ये आपकी सिंपल सेट की हैं, और फाइनली ये जो आपकी वैल्यूज हैं ये आपकी मल्टी सेट की हैं, राइट। अब इसको हम लोग रन करते हैं, इसको हम लोग रन करते हैं, तो आप यहाँ देखोगे लास्ट में कि जो सेट है उसमें वैल्यूज सॉर्टेड भी आ रही हैं और यूनिक भी आ रही हैं, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो रही है। अनऑर्डर्ड सेट में आपकी वैल्यू यूनिक तो आ रही है बट सॉर्टेड नहीं है, बट मल्टी सेट में आपकी वैल्यू यूनिक नहीं है, जो वैल्यू हमने 5 बार डाली वो 5 बार ही आ रही है, 3 बार ही आ रही है, बट सॉर्टेड है। तो ये 3 तरीके से हम लोग यूज करते हैं, सेट, अनऑर्डर्ड सेट और मल्टी सेट। सो आई होप दैट दिस मेक्स सेंस टू यू, राइट। एंड सेम मैप में भी होता है। तो मैप में क्या होता है, फर्स्ट वी हैव सिंपल मैप, जहां पर हम लोग सिंपल मैप्स को, तो आई विल टेक अ डिफरेंट फॉर दैट। तो दिस इज just for set, I will say let's take a new file for map। तो मैप में हम लोग क्या करेंगे, इन केस ऑफ मैप सबसे पहले देखते हैं सिंपल मैप कैसे होता है। हम सबको पता है कि मैप में जो वैल्यूज हम लोग स्टोर करते हैं दैट आर एक्चुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू। सो वैल्यूज ऑफ मैप्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू, राइट। तो when we create a map we give 2 data type, one for the key, let's say key is integer and string, and let's say map is mp। ठीक है, और मान लेते हैं इस मैप का काम क्या है कि इस मैप में हमें क्या करना है, आई थिंक हमें मैप को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मैप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। मान लेते हैं कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर के साथ उनका नेम स्टोर कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ MP, फॉर एग्जाम्पल MP1 इज अभिनव। ओके, फिर मैं बहुत सारे नेम दे सकता हूँ, MP3 इज लेट्स से आकाश, नाउ MP2 इज लेट्स से राहुल, इस तरीके से, राइट।
और अब इफ आई वांट आई कैन प्रिंट द मैप, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए यू कैन अगेन यूज द iterator where, because map has two values, so you have to print like this: it dot first space it dot second, ठीक है। this is how you can print. So let's run it. So you can see 1 Abhinav, 2 Rahul and 3 Akash is printed. So here also it is not printing in the way how we have given the input, it is printing in different way, right? So this is what the map is. पर तो इसमें आप देखो, अगर हम लोग और कीज लेना, अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं बीच में 7 डाल देता हूँ एंड 7 के लिए मैं डाल देता हूँ yes, तो फॉर दैट ऑल्सो इट विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम, इट विल प्रिंट इन द सेम वे, यू कैन सी इन द ऑर्डर्ड वे। तो आप देखो यहाँ पर जो आपकी कीज हैं वो ऑर्डर्ड हैं बिकॉज इट्स अ मैप, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, अनऑर्डर्ड मैप की, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैप, दिस इज मैप। बट अगर मैं बात करूं सेम जगह अनऑर्डर्ड मैप की, तो क्या होगा, तो मान लो मैंने यहां पर एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, ठीक है, MP2 ले लिया विच इज अ अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, और सेम चीजें मैंने वहां पे ऐड कर रखी हैं। और यहाँ पे हाँ एक चीज और भी है कि अगर मैं सेम की के लिए दोबारा कोई वैल्यू ऐड कर दूं तो वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, बट सेम की दो बार ऐड नहीं होती है। आई होप दैट इज समथिंग दैट यू नो, राइट, दैट इज समथिंग बेसिक पार्ट ऑफ मैप। तो यहाँ भी देख लेते हैं वो चीज़, MP2, ठीक है। तो ये अनऑर्डर्ड मैप है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी कीज हैं वो ऑर्डर्ड मैनर में नहीं आएंगी। लेट मी शो यू, ये देखो आप, तो जब मैप आप प्रिंट कर रहे थे तो वहाँ पे आपकी जो कीज थी वो सॉर्टेड मैनर में, ऑर्डर्ड मैनर में आ रही थी, बट अनऑर्डर्ड मैप में आपकी कीज सॉर्टेड मैनर में नहीं होती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सेट्स में आपके नंबर सॉर्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मल्टी मैप। तो मैंने क्या बोला कि मैप क्या होता है, मैप में सॉर्टेड भी होती हैं कीज और यूनिक भी होती हैं, जस्ट लाइक सेट में। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि जो आपकी कीज हैं वो यूनिक होती हैं बट सॉर्टेड नहीं होती हैं। अब आते हैं मल्टी मैप। मल्टी मैप आपको क्या लगता है, आप बोलोगे अभिनव इसमें कीज सॉर्टेड होती हैं बट यूनिक नहीं होती हैं, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मैप में कीज यूनिक ना हो, इज इट पॉसिबल? देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक मल्टी मैप ले लेंगे, यहाँ पर एक मल्टी मैप ले लेंगे, ठीक है, MP3 नाम से, ठीक है, और यहां पर हम ऐड करेंगे। अब आप देखो कि जब लोग मल्टी मैप में जब लोग ऐड कर रहे हैं तो वहां पे डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज को नहीं ऐड कर सकते हैं। मल्टी मैप का जो सिंटैक्स होता है, मल्टी मैप का इन C++, वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी मैप कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक मैप में सेम की दो बार हो ही नहीं सकती है। तो मल्टी मैप में हम लोग बेसिकली इंसर्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। और क्या इंसर्ट करेंगे, तो हमें वहां पे दो चीजें इंसर्ट करनी होंगी, एक इंट और एक स्ट्रिंग। तो हम लोग पेयर बनाते हैं, स्ट्रिंग कॉमा इसका, लेट्स से P1, उसमें हम दो वैल्यूज देते हैं, लेट्स से 2 कॉमा अभिनव, और हम उस पेयर को इंसर्ट करते हैं मैप के अंदर। दिस इज व्हाट वी डू। तो हमें जो कुछ भी इंसर्ट करना होता है वी डू इट यूजिंग अ पेयर। तो मान लो मैंने पेयर को फिर अपडेट कर दिया, मैंने पेयर में डाल दिया 7 कॉमा यस, और फिर मैं इस पेयर को अंदर इंसर्ट करूंगा, राइट। एंड ये वी कैन टेक अ न्यू पेयर, दैट विल बी बेटर, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें मान लो मैं 1 के लिए अभिषेक की वैल्यू 2 बार डाल दूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे यू कैन यूज P1 ऑल्सो, तो आई एम नॉट श्योर कि इफ यू शुड
क्रिएट दैट अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। ओके mp3 okay okay cannot be, so it is saying that pair int comma string cannot be initialized, so it is not able to initialize it. Okay, we should be giving the values like this. ठीक है, so we should be giving the values like this. That's a different way of initializing, और हम इसको p2 p3 भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमें और भी तरीके हैं, अगर आप चाहो तो p1 डॉट फर्स्ट लिख के आगे लिख दो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट दैट विल बी अ लॉन्गर वे। तो यहाँ देखो आप, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि जब मैं इस मल्टी मैप में सेम वैल्यू को बार बार इंसर्ट कर रहा हूँ, सेम वैल्यू को, तो यहाँ पर वो सेम वैल्यू बार बार आ रही है, और यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं होती। मान लो मैं बीच में इसको 2 कॉमा यस कर दूं, फिर इसको मैं रन करूं, तो आप देखो लास्ट में किस तरीके से आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉर्टिंग होती है बट यूनिक नहीं होता, सेम चीज। ठीक है, तो फिर से आपको एक बार इसका रिकैप दे देता हूँ। सेट्स में क्या होता है, सेट्स में क्या होता है कि जब आप सिंपल सेट बनाते हो तो वहां पे यूनिक वैल्यू स्टोर होती है, यूनिक वैल्यू स्टोर होती हैं, और साथ में सॉर्टेड भी होती हैं। अनऑर्डर्ड सेट में क्या होता है कि वैल्यूज यूनिक तो होती हैं बट सॉर्टेड नहीं होती हैं। मल्टी सेट में क्या होता है कि वैल्यूज सॉर्टेड होती हैं, वैल्यूज सॉर्टेड होती हैं बट यूनिक नहीं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैप की। मैप में जो कीज होती हैं वो यूनिक होती हैं और सॉर्टेड होती हैं। जो अनऑर्डर्ड मैप होता है, ठीक है, उसमें जो कीज होती हैं वो यूनिक होती हैं, और जो मल्टी मैप होता है उसमें जो कीज होती हैं वो सॉर्टेड भी होती हैं, मतलब सिर्फ सॉर्टेड होती है, यूनिक नहीं होती है, राइट। मल्टी मैप की जो फंक्शनैलिटी है वो मैप से काफी अलग है, वो एक तरीके का सेट ही होता है। ठीक है, मल्टी सेट होता है एक तरीके से, दैट इज व्हाट इट इज, राइट। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ दिस। अब लास्ट समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हम यूज करते हैं इन STL, राइट। तो पहला फंक्शन हमने जो ऑलरेडी समझ चुके हैं वो है सॉर्ट का फंक्शन। हम किस तरीके से वेक्टर्स को सॉर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं। सेकंड इज रिवर्स फंक्शन, कि हम किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं एक वेक्टर को। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। इफ यू वांट आई कैन अगेन गिव यू एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वेक्टर है, आई विल write stl.cpp and I will copy this. तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ ये वाला, और उस वेक्टर में आई एम पुशिंग दीज वैल्यूज, राइट, एंड लास्ट में आई कैन प्रिंट दिस वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से, सो यू कैन सी दैट हमें वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब मान लो हमें इस वेक्टर को सॉर्ट करना है, तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हम v डॉट बिगिन कॉमा v डॉट एंड लिखते हैं, और इससे हमारा वेक्टर सॉर्ट हो जाता है। सेम रिवर्स के लिए भी हम लोग सेम चीज़ ही करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रन करूँगा, तो अब देखो हमारा वेक्टर सॉर्ट और रिवर्स हो चुका है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन है यार। एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड काउंट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, हमारे वेक्टर में एक वैल्यू कितनी बार प्रेजेंट है उसको काउंट करता है। मान लो यहाँ पे मैं 3 को जो है 2 बार प्रेजेंट कर दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट काउंट काउंट v डॉट बिगिन कॉमा v डॉट एंड कॉमा 3। मतलब आपसे कह रहा है कि बिगिनिंग से लेके एंड तक 3 कितनी बार प्रेजेंट है वो आपको काउंट करना है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो 3 जो है 2 बार प्रेजेंट है, तो आपका काउंट 2 दे देगा।
राइट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, वो काउंट फंक्शन आपके पूरे वेक्टर में बिगनिंग से लेकर एंड तक 3 कितनी बार प्रेजेंट है वो आपको बता देगा। बट एक चीज है, अगर आप चाहो तो अभी चेंज भी कर सकते हो। मान लो मैंने बोला कि वी डॉट बिगिन +2, तो अभी क्या करेगा, अब ये बिगिनिंग से +2 से चेक करना शुरू करेगा। तो वैसे तो +2 से चेक करना शुरू कर तब भी वो 5 से शुरू करेगा तो मिल जाएगा। पर अगर मैं अभी लिख दूं वी डॉट एंड -2, मतलब वो सिर्फ इतने के लिए चेक करेगा, -2 मतलब लास्ट के 2 वैल्यूज को चेक नहीं करेगा। तो यहां पे आपको काउंट 0 मिलेगा, ये देखिए, क्योंकि वो सिर्फ इतनी वैल्यूज के लिए ही चेक कर रहा है, राइट। तो इसलिए जो जब हम लोग सॉर्ट करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो हम लोग रेंज सेट कर सकते हैं उसको कहां से कहां तक सॉर्ट करना है। सेम हमारे पास एक फाइंड फंक्शन होता है जो फाइंड करता है कि एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो कहां पे कितने इंडेक्स पे स्टोर है, राइट। पर जो फाइंड फंक्शन होता है उसमें एक चीज होती है कि फाइंड फंक्शन आपको आइट्रेटर रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं कि फाइंड करो 7 को, दैट वेयर 7 इज प्रेजेंट, तो आप बोलोगे 7 है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है। पर अगर मैं यहां पे सिंपली इसको प्रिंट करूंगा ना कि फाइंड x इस तरीके से, देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो देखो वो उसको प्रिंट नहीं कर पा रहा है, इट इज नॉट एबल टू प्रिंट दैट x। ठीक है, क्यों नहीं प्रिंट कर पा रहा है, बिकॉज x इज अ एड्रेस। ये आपको एक एड्रेस देता है फाइंड फंक्शन, जैसे कि v डॉट बिगिन है, तो या तो आप स्टार ऑफ x प्रिंट करो, तो स्टार ऑफ x आपको वैल्यू दे देगा विच विल बी 7 ओनली। तो x क्या है, x विल गिव यू द पोजीशन, द एड्रेस ऑफ द पॉइंट वेयर x इज प्रेजेंट। ठीक है, वो आपको एक आइट्रेटर देता है। तो अगर आप स्टार ऑफ x लिखोगे तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी जो कि 7 ही है। पर अगर आपको चाहिए कि वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेक्टर कुछ ऐसा था 9 7 5 3 3, और अगर आप लिखोगे फाइंड वी, मतलब फाइंड वी कॉमा बिगिन कॉमा 7, तो जो आपका x है वो कुछ इस जगह पे पॉइंट आउट करेगा, पर वो आपको इस पोजीशन की इंडेक्स देगा, सॉरी इंडेक्स नहीं एड्रेस देगा। पर अगर आपको एड्रेस की जगह इंडेक्स निकालने तो आप क्या कर सकते हो, ये x है और ये v डॉट बिगिन होता है, तो आप v डॉट बिगिन और x के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग द डिस्टेंस ऑपरेटर। कैसे, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस v डॉट बिगिन कॉमा x। तो डिस्टेंस फंक्शन क्या करता है, वो v डॉट बिगिन और x के बीच की डिस्टेंस आपको बताता है। तो व्हेन आई विल रन इट, तो आप देखो आपको इंडेक्स 1 मिल गई, क्योंकि जो 7 था वो इंडेक्स में 1 पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फंक्शन यूज करते हैं। फाइंड फंक्शन है, काउंट है, सॉल्ट है, रिवर्स है, कुछ और फंक्शन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम एलिमेंट का फंक्शन होता है कि आपको ये निकालना हो अगर कि सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है इस पूरे वेक्टर का, और वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो वो भी आप निकाल सकते हो यूजिंग द मिन एलिमेंट फंक्शन। और यहां भी आपको क्या करना है, यहां भी आपको उस पोजीशन का एड्रेस मिलता है। तो अगर आपको वो एलिमेंट प्रिंट करना हो तो आप या तो स्टार का यूज कर सकते हो डायरेक्टली एलिमेंट प्रिंट करने के लिए, और अगर आपको उसकी इंडेक्स चाहिए तो फिर आप इस तरीके से डिस्टेंस फंक्शन का यूज भी कर सकते हो। तो मैंने कहा मिन, तो आप वो देखो मिनिमम एलिमेंट 3 था। और सेम अगर मैं मैक्स की बात करूं, अगर मैं यहां पर मैक्स की बात करूं तो वो आपको यहां पे 9 मिल जाएगा, यू कैन सी, राइट। तो कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जैसे कि एक एरे को सॉर्ट करना, एक वेक्टर को सॉर्ट करना, एक वेक्टर को रिवर्स करना, उसमें काउंट करना कि एक एलिमेंट कितने बार प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना, डिस्टेंस निकालना दो डिफरेंट आइटरेटर्स के बीच में, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना। और भी गाइस कुछ और फंक्शन जो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जैसे कि एक लोअर बाउंड फंक्शन होता है और एक अपर बाउंड फंक्शन होता है जो कि बहुत यूज होता है सीपी में। बट ये दोनों ही फंक्शन बाइनरी सर्च से रिलेटेड होते हैं, तो वो हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग बाइनरी सर्च पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज अभी जो मैंने जितना भी चीज़ें डिस्कस करी C++ की, वो बहुत ही बेसिक और एक हाई लेवल में डिस्कस करी हैं। हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ रिवीजन, अ रिकैप कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। फिर जैसे जैसे हम उसको आगे यूज़ करेंगे अपने CP सीरीज में, वहाँ पर हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन मैं बोलूँगा आपको कि अगर अभी भी आपको C++ अच्छे से नहीं आती है तो प्लीज़ गो
एंड डू वॉच आर वन शॉट वीडियो, ठीक है। एंड एज वी डिस्कस गाइस हमारा रोड मैप, तो हमारी फर्स्ट वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आ जाएगी जिसमें कि हम लोग सीपी स्टार्ट करने वाले होंगे। पहले वीडियो में मैं आपको बेसिक आपका सीपी का सेटअप देने वाला हूँगा। हम सीपी का टेम्पलेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। साथ में मैं आपको वॉक थ्रू दूंगा, वॉक थ्रू ऑल द प्लेटफॉर्म्स लाइक कोड फोर्सेस, कि वहाँ पर कोड फोर्सेस कैसा होता है, कौन कौन से सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और हम लोग हमारा पहला सीपी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम लोग अपना पहला सीपी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यस, दैट विल बी आवर एजेंडा फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज। और अगर आपको ना पता हो सब क्या होता है तो प्लीज एक बार वन शॉट वाली वीडियो देख लो, एक बार वन शॉट वाली वीडियो देख लो C++ की, वो बहुत जरूरी है, वो रिक्वायरमेंट होगी आपके नेक्स्ट वीडियो में आने के लिए। और प्लीज गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कमेंट दैट हाउ वाज दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।